विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। भारतीय इतिहास कर रहे थे हम, मॉडर्न में थे। आज करना है हमने भूमि सुधार। क्या करना है? आजादी के बाद क्या क्या हुआ 1947 से लेके 1986 तक क्या क्या हुआ उस संबंध में हम लोग कर रहे हैं। तो आज का टॉपिक पहले है भूमि सुधार, उसके बाद थोड़ा सा शिक्षा करेंगे, शिक्षा में क्या क्या हुआ, ठीक है। उसके बाद सामाजिक और लोक हितकारी कार्य क्या हुए, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले भूमि सुधार। तो स्वतंत्रता के समय भारत में भू धारण की 3 पद्धतियां थी। ये पढ़ी थी आपने, एक जमींदारी पढ़ी थी, एक रैयतवाड़ी पढ़ी थी, एक कौन सी पढ़ी थी? महालवाड़ी, है ना। ये भी पढ़ा था आपने कि जमींदारी के अंतर्गत जो था 19% भाग था देश का, पढ़ा था। जमींदारी व्यवस्था जो भूधारण पद्धति थी वो देश के कितने परसेंट भाग पर थी? तो 19% भाग पर थी। दूसरा आपने पढ़ा था रैयतवाड़ी, तो वो 51% भाग पर थी। रैयतवाड़ी, रैयत मतलब किसान, प्रजा, है ना, किसान। रैयतवाड़ी 51% पे। महालवाड़ी जो थी वो कितने पे थे? 30% भूभाग पर थी। कितनी? वैसे सबसे अच्छी होती थी रैयतवाड़ी। क्या होती थी? जमींदारी व्यवस्था 1793 ईस्वी, कॉर्नवालिस परमानेंट सेटलमेंट पढ़ा था। कॉर्नवालिस का परमानेंट सेटलमेंट तो 1793 में कॉर्नवालिस द्वारा आरंभ की गई थी जमींदारी व्यवस्था। यह पद्धति 2 रूपों में लागू की गई थी। एक था स्थायी बंदोबस्त, एक था अस्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त को बोलते हैं परमानेंट सेटलमेंट और नॉन परमानेंट, ठीक है। अस्थायी बंदोबस्त, तो स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत लगान को स्थायी रूप से सुनिश्चित कर दिया जाता था, जिसमें भविष्य में कोई परिवर्तन नहीं होता था। जिसमें भविष्य में कोई परिवर्तन नहीं होता था। यह व्यवस्था कहां कहां पर थी? हर एक चीज को याद करते हुए चलिए। यह व्यवस्था कहां कहां पर थी भाई? बंगाल में थी, बिहार में थी, उड़ीसा में थी, उत्तरी मद्रास में थी, बनारस उत्तर प्रदेश वाला आदि क्षेत्रों में लागू थी। जबकि अस्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत लगान को अस्थायी रूप से सुनिश्चित किया जाता था, जिसे 20 से 40 वर्ष बाद बढ़ाया जा सकता था। यह व्यवस्था अवध में लागू की गई थी। कहां पर? तो अगर क्वेश्चन पूछेगा आपका कि अस्थायी बंदोबस्त कहां पर लागू किया गया था, तो आंसर अवध में। और अगर पूछेगा स्थायी बंदोबस्त कहां पर लागू किया गया था, बंगाल, बिहार, उड़ीसा। ये तो टंग पे रहता है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, है ना। साथ में आपने बोलना उत्तरी मद्रास और बनारस, ठीक है, वाराणसी। फिर पढ़ते हैं भाई हम रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था 1792 में टॉमस रीड द्वारा, किसके द्वारा? टॉमस रीड द्वारा मद्रास क्षेत्र में लागू की गई थी। तो यहां से क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले किसके द्वारा, कहां पर? तो 1792 में। कहां पर? टॉमस मद्रास में। कहां, किसके द्वारा? टॉमस रीड के द्वारा, ठीक है। बाद में 1822 में हॉल्ट मैकेंजी द्वारा लागू की गई। यह व्यवस्था कहां कहां पर थी? पंजाब में थी, मध्य प्रदेश में थी, आगरा में थी और अवध क्षेत्रों में लागू थी। अवध के कुछ क्षेत्रों में लागू थी। इतना क्लियर हो गया? तो स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार द्वारा भूमि सुधार के क्षेत्र में कुछ उपाय किए गए। पहला जो उपाय किया गया वो क्या था? मध्यस्थों का उन्मूलन, यानी जमींदारी प्रथा की समाप्ति, यानी एबोलिशन ऑफ जमींदारी। एबोलिशन ऑफ जमींदारी। दूसरा काश्तकारी सुधार, काश्तकारी सुधार। और तीसरा कृषि का पुनर्गठन, कृषि का पुनर्गठन। अच्छा, मैंने आपको जमींदारी बता दिया, रैयतवाड़ी बता दिया, महालवाड़ी। महालवाड़ी मैं पहले बता चुका हूं। एक कई गांवों को मिलाकर एक क्षेत्र विशेष को क्या बोलते थे? महाल बोलते थे। आपने एक पिक्चर देखी होगी, लगान, देखी है? ऑस्कर के लिए शायद नॉमिनेट हुई थी वो। उसमें देखा होगा आपने, एक राजा है उसमें छोटा सा, तो बहुत सारे गांव के लोग मिलकर क्या करते हैं? उसको देते हैं, फिर वो कंपनी को देता है ना। तो महालवाड़ी व्यवस्था में कुछ इस तरह होता था। अब क्या हुआ? स्वतंत्रता प्राप्तिगत भारत सरकार ने भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म, जहां पर भी शब्द आएगा या कहीं पर अगर आप अखबार पढ़ रहे हैं, मैगजीन पढ़ रहे हैं, लैंड रिफॉर्म जहां पर आ गया, आपने पूरा डिटेल पढ़ना है, उसको समझना है। लैंड रिफॉर्म के संबंध में हो सकता है आपको कोई पॉइंट मिल जाए उसमें, खासकर योजना और कुरुक्षेत्र में अगर लेख आ रहे हैं, किस पर? भूमि सुधार पर, चकबंदी पर, हदबंदी पर, ठीक है, सीलिंग कानूनों पर। तो आपने उसको जरूर पढ़ना है, क्योंकि यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है? इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। मैंने कहा मध्यस्थों का उन्मूलन, जमींदारी प्रथा की समाप्ति। आपको पता भी है कि जब हम संविधान पढ़ रहे थे तो वहां पे हमने पढ़ा था कि जो पहला संविधान संशोधन हुआ वो 1951 में हुआ। और क्या करना पड़ा 1951 से? क्या किया हमने? पहले संविधान संशोधन से 9वीं अनुसूची जोड़ी हमने। और क्यों जोड़ी भाई? भूमि सुधार करना था। जमींदारों से उनके जमीनें छीननी थी, किसानों में बांटनी थी, और उनके पास संपत्ति का अधिकार था।
आर्टिकल 19(1)(f) में था, आर्टिकल 31 में था, संपत्ति के अधिकार को लेकर कोर्ट जा सकते थे, है ना। कोर्ट में वो अपने धन बल के दम पर क्या कर सकते थे, फिर दोबारा उस भूमि को क्या अपने कब्जे में ले सकते थे, और न्यायालय भी बाध्य था उनके पक्ष में क्या करने के लिए, फैसला देने के लिए, क्योंकि संपत्ति का अधिकार था भाई। संपत्ति का अधिकार तो आपका 1978 तक रहा, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा हटाया गया ना उसको। तो क्या किया गया था, यही किया गया था कि भाई अगर संसद कोई कानून बनाती है, और खासकर जो कानून बनाया गया वो भूमि सुधार के संबंध में बनाया गया, संसद अगर कोई ऐसा कानून बनाती है और उसको 9वीं अनुसूची में रख देती है तो वो न्यायालय में वाद योग्य नहीं रह जाते। तो समझ में आ गया। दूसरा काम भारत सरकार ने किया, कास्ट अधिकार की सुरक्षा की। फिर तीसरा इन्होंने कहा काश्तकारों का भूमि पर मालिकाना अधिकार दिलाया, है ना। काश्तकार मतलब जो पीढ़ियों से किसानी कर रहे थे, कहाँ, लेकिन जमीन किसकी थी, जमींदार की। खेती कर रहे थे 3-4 पीढ़ियों, 5 पीढ़ियों, 10 पीढ़ियों से खेती कर रहे थे। तो सरकार ने कहा भाई जो खेती जो कर रहा है जिस जमीन पर, वो जमीन उसकी है। क्या है, उसकी नहीं है कि जिसके पास हजारों हेक्टेयर भूमि पड़ी हुई है, कि राजा ने ताम्रपत्र पे लिखा कि 1000 हेक्टेयर भूमि तुम्हारी तो पूरी उसकी होगी, इतना नहीं रख सकता। जनसंख्या भी तो होती है देश की, ठीक है जी। अच्छा, ऐसा होने से क्या होता है, अगर देश के 95% या 95% संसाधनों पर 5% लोगों का अधिकार हो जाए खाली, और 5% संसाधनों पर 95% लोगों का अधिकार हो जाए, तो तब क्या होता है भाई, 95% भाग जो है 5% लोगों के पास, उसमें उद्योगपति हो सकते हैं, उसमें क्या हो सकते हैं, राजा रजवाड़े जो भी हैं। अगर ऐसा होता तो क्रांति का डर रहता है। क्यों, क्योंकि 95% लोगों के पास खाली 5% है, वो गरीबी में जी रहे होते हैं। तो एक हद के बाद क्या होता है, फिर क्रांति होती है, जैसे फ्रांस में हुई थी। क्या हुई थी, ठीक है। तो इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो जरूरी है। क्या है, तो भाई 1950 में मध्यस्थों का उन्मूलन किया गया, काश्तकारी सुधार किया गया, कृषि का पुनर्गठन किया गया। 3 काम बताया मैंने आपको। तो जमींदारी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित कानून संपूर्ण भारत में एक ही समय में नहीं लागू किए गए। इसलिए जब आप 9वीं अनुसूची पढ़ते हो तो अलग अलग टेनेंसी एक्ट, ये भूधृति अधिनियम, पंजाब भूधृति अधिनियम, बिहार का अलग, तो अलग अलग समय में किए गए। तो अगर आप बेर एक्ट उठाएंगे, उसकी अनुसूची 9 में जाएंगे तो अलग अलग दिखेंगे आपको। तो उनकी संख्या भी जोड़ लीजिए कि आज तक कितने हैं अनुसूची 9 में, ठीक है। इसमें संबंधित सर्वप्रथम कानून 1948 में मद्रास राज्य में लागू किया गया। देखिए तो बेर एक्ट उठाइए, अनुसूची 9 पर जाइए जरा, अनुसूची 9, और मुझे बताइए कि अनुसूची 9 में टोटल कितने हैं। बिल्कुल दे रखा होगा, इसमें नहीं, बेर एक्ट में ये देखिए 9वीं अनुसूची, 284 लगभग। क्या है, समझ में आया। तो इससे संबंधित सर्वप्रथम कानून 1948 में मद्रास राज्य में लागू किया गया, जबकि सबसे अंतिम कानून पश्चिम बंगाल में, कहां पर भाई, पश्चिम बंगाल में 1954-55 में लागू किया गया। काश्तकारी सुधारों के अंतर्गत 3 प्रकार के उपाय किए गए। काश्तकारी सुधार, अब दूसरा काम जो मैंने कहा था आपको, क्या किया, काश्तकारी सुधार किया गया। काश्तकारी सुधार में क्या किया, लगान का नियमन किया गया। क्या किया गया, काश्त अधिकार की सुरक्षा की गई, और काश्तकारों का भूमि पर मालिकाना अधिकार, काश्तकारों का भूमि पर मालिकाना अधिकार। 1950 में उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950 पारित किया गया। क्या किया गया, जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950 पारित हुआ, और 1952 तक सभी राज्यों में इससे संबंधित विधेयक पारित हो गया। क्या बोलते हैं इसको, इंग्लिश में पढ़िए जरा, जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम। इसको इंग्लिश में देखिए क्या बोलते हैं, इसका एब्रीवेट पूछता दरअसल वो। स्वतंत्रता के बाद काश्तकारों की सुरक्षा के लिए बंबई, पंजाब और मध्य प्रदेश में कानून बनाए गए। क्या बनाए गए, पंजाब, बंबई, मध्य प्रदेश में कानून बनाए गए। हाँ जी बोलिए।
एक कूजा एक्ट भी है कोई, देखिए कूजा। हाँ, चेक कीजिए फुल फॉर्म क्या होती है। हाँ हाँ बोलिए। कूजा ही बोलते हैं उसको। इस पर मेंस में लिखने के लिए आएगा आपके उत्तराखंड में। अब 2 पेपर होने वाले हैं ना उत्तराखंड के पीसीएस में, तो अब आप उसको डिटेल में पढ़ लीजिए। अब इतना पढ़ने से काम नहीं चलेगा आपका कि क्या उपराऊं तलाऊं कंटील, इनसे काम नहीं चलेगा। अब आपको कूजा पूरा पढ़ना है, उस पर लिखने के लिए आएगा शायद, अगर वो सिलेबस में होगा। ठीक है। और क्या जितने भी भूमि सुधार से संबंधित जो होंगे वो पूछे जाएंगे आपसे। स्वतंत्रता के बाद काश्तकारों की सुरक्षा के लिए बंबई, पंजाब और मध्य प्रदेश में कानून बनाए गए। पंजाब, हैदराबाद तथा राजस्थान में भी कानून बनाए गए जिससे काश्तकार और जमींदारों को दिए जाने वाले लगान की अधिकतम सीमा निर्धारित की जा सके। कुछ राज्यों में यह नियम बनाया गया कि काश्तकार उस भूमि का मालिक बन सकता है जिस पर वह खेती करता है, जिस पर वह खेती करता है। स्वतंत्रता के बाद विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान काश्तकारों की दशा में सुधार से संबंधित अनेक कानून बनाए गए तथा महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। इनका उद्देश्य काश्तकारों को सुरक्षा प्रदान करना, लगान की सीमा निर्धारित करना तथा उसका नियमन तथा काश्तकारों को भूमि का मालिक बनाने का अधिकार प्रदान करना था। नागालैंड, मेघालय, मिजोरम को छोड़कर सभी राज्यों में काश्तकारी कानून लागू हैं। अब ये आपने याद करना भाई, कहां पर नहीं है? नागालैंड में नहीं है, मेघालय में नहीं है, मिजोरम में नहीं है। जनजातीय क्षेत्र हैं। मेघालय में गारो, खासी, जंतिया जनजातियां मिलेंगी आपको, पहाड़ियां भी मिलेंगी, गारो, खासी, जंतिया। ठीक है। और पहाड़ियों के नाम भी हैं, जनजातियों के नाम भी हैं। ऐसे नागालैंड में नागा मिलेंगे आपको, मिजोरम में मिजो मिलेंगे, है ना। सभी राज्यों में काश्तकारी कानून लागू हैं। कृषि के पुनर्गठन के संबंध में 2 प्रकार के उपाय किए गए। नंबर 1, जोतों की सीमाबंदी, जोतों की सीमाबंदी। नंबर 2, जोतों की चकबंदी। अब मैं बोल रहा हूं आपको कि कहीं पर भी अगर आपको हदबंदी और चकबंदी, ये 2 चीजों पर अगर कहीं पर पढ़ने के लिए मिलता है तो उसको आपने पूरा डिटेल में पढ़ना है। क्या पढ़ना है? चकबंदी कुछ नहीं है। चकबंदी मैंने कहा कि बिखरे हुए खेत है मेरे। अब बिखरे हुए खेत है तो मैं उस हिसाब से खेती कर ही नहीं सकता। एक ही जगह पे होता तो मैं ज्यादा अच्छा काम करता। क्या करता? जैसे उत्तराखंड में भी चकबंदी की आवश्यकता थी। मेरा एक खेत ऊपर है, एक खेत बिल्कुल नीचे है, एक खेत दाएं, एक खेत बाएं। मैं अपने वो छोटे छोटे बैल और हल लेके कहां कहां जाऊं यार, क्या करने के लिए? आधी समस्या तो वही थी ना। अगर मेरे 10 खेत एक ही जगह पे होते तो मैं ऊपर से नीचे वाले पे हल लगाता, फिर उससे नीचे वाले पे हल लगाता। लेकिन क्योंकि चकबंदी हो नहीं पाई, बड़ा कठिन काम होता है समझाना लोगों को कि यार एक ही जगह पे खेत होंगे तो ज्यादा अच्छा कर पाओगे। तो फिर लोगों को क्या आपस में ये हो जाता है कि नहीं जी, नीचे वाला खेत कैसे, उसे क्यों दूं मैं, मेरा ऊपर वाला खेत क्यों दूं मैं, ये धारे के पास है ये खेत क्यों दूं। तो बड़े समस्याएं उत्पन्न होती है। और इन समस्याओं से गुजरोगे आप कब? जब आप एसडीएम होंगे, तहसीलदार होंगे, है ना, या जब आप क्या होंगे, एडीएम होंगे। तो इन सब चीजों से आप गुजरेंगे तब देखेंगे आपकी ये दिक्कतें आती है। तो चकबंदी समझ गए कि जो बिखरे हुए खेत हैं उनको अदला बदली करके एक ही जगह पर क्या कर देना, खेत दे देना। सीमाबंदी का मतलब होता है कि इससे ज्यादा भूमि नहीं रख सकते आप। क्या नहीं रख सकते? ये थोड़े कि क्या 2000 हेक्टेयर, पता नहीं। चंडीगढ़ जाते हुए, नारायणगढ़ से जाते हुए बताते हैं एक दीवार शुरू होती है, उसके अंदर नदियां, मतलब सूखी जो नाले, नदी नाले होते हैं वो भी हैं, जंगल भी हैं। बताया जाता है किसी एक ही व्यक्ति की है। बहुत पहले की बात है, बहुत पहले देखा था मैंने। नारायणगढ़ सुना है आपने? इधर पोटा साहब से होते हुए जब आप काला आम होते हुए कहाँ नारायणगढ़ होते हुए चंडीगढ़ जाते हैं मोरनी की पहाड़ियों से, तो उस तरफ एक दीवार आती है बहुत बड़ी। तो मैं आज तक चिंतित हूँ उस चीज के लिए कि वो बताया जाता है कि एक व्यक्ति की जमीन है, या तो सरकार ने उसको एक्वायर कर लिया है, बताया जाता कि वो कहीं बाहर रहता है और उसकी जमीन है। तो वो इतनी है कि आप बस में बैठे हुए चल ही रही है बस, और वो दीवार खत्म ही नहीं हो रही। अरे भाई किसकी जमीन है जिसके अंदर मतलब जंगल भी है, नदी नाले भी हैं, और जमीन तो होगी, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक व्यक्ति के पास क्या इतनी सारी जमीन हो कि 15-20 मिनट तक, 30 मिनट तक आप रोडवेज की फुल स्पीड में चल रहे हो और वो जमीन ही खत्म नहीं हो रही है, दीवार ही खत्म नहीं हो रही। होना चाहिए क्या ऐसा? संभव नहीं है ना।
तो उसको बोल रहे हैं फिर हम सीमाबंदी। जोतों की क्या, हालांकि वो बंजर भूमि है, क्या है। अब देखते हैं, जोत की उच्चतम सीमा जल की उपलब्धि वाले क्षेत्रों में 18 एकड़। जो जहां पर पानी की उपलब्धता होगी 18 एकड़ ही, उपजाऊ जो भूमि होगी 18 एकड़ से ज्यादा नहीं रखी जाएगी। कितने एकड़ से? अब कईयों को तो ये भी नहीं पता होगा 1 एकड़ में कितना होता है, कितना होता होगा, आप बताइए, आप भूमि के मालिक हैं, बताइए 1 एकड़ में कितना होता है। तो 18 एकड़ से अधिक जो उपजाऊ भूमि होगी वो नहीं रख सकते, और जो असिंचित क्षेत्र होंगे वहां पे 54 एकड़ तक सीमित किया गया। इसको बोलते हैं क्या, सीमाबंदी। क्या बोलते हैं कि जोतों की जोत समझ रहे हो ना आप, किसान की जो जोत होती है मतलब जो भूमि है, अगर वो सिंचाई के साधन उपलब्ध है वहां पर तो आप 18 एकड़ से ज्यादा नहीं रख सकते, और अगर सिंचाई के साधन नहीं है तो आप 54 एकड़ से 18 तिया 54 यानी 3 गुना ज्यादा रख सकते हैं ना। बंजर भूमि आप 3 गुना रख सकते हो। कितना कितना होता है भाई 1 एकड़ में, कितने वर्ग मीटर होता है, वर्ग मीटर में निकालिए। आईएएस में एक बार क्वेश्चन पूछा भाई, सीमांत किसान किसे कहा जाता है? सीमांत किसान, मार्जिनल फार्मर। देखिए सीमांत को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, तो जिसके पास 1 एकड़ से कम भूमि होती है उसको बोलते हैं सीमांत किसान। और उत्तराखंड का दुर्भाग्य ये था कि यहाँ पर अधिकतर लोगों के पास 1 एकड़ से कम क्या है, भूमि है। क्या है, अधिकतर जो किसान थे यहाँ पर वो क्या थे, सीमांत किसान ही थे। 1 एकड़ में होता है 4086 स्क्वायर मीटर, 4086 मीटर स्क्वायर, 46 4000 मतलब 4046 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये समझ में आ गया भाई। 18 एकड़ असिंचित क्षेत्र में कितना, 54 एकड़। ये याद करना है, यूपीएससी के क्वेश्चन रहे हैं ये कभी किसी जमाने में, दोबारा आ सकते हैं। जोत के उपविभाजन और उपविखंडन की समस्या के समाधान के लिए चकबंदी व्यवस्था को लागू किया गया। उपविभाजन और उपविखंडन की समस्या के समाधान के लिए चकबंदी व्यवस्था को लागू किया गया। भारत में सबसे पहले चकबंदी 1920 में बड़ौदा में लागू की गई थी। कहां पर? बड़ौदरा सुना है, बड़ौदा के गायकवाड़। कहां पड़ता है बड़ौदा? वडोदरा बोलते हैं वहां पर, गुजराती लोग क्या बोलते हैं, वडोदरा है ना, हम बोलते हैं बड़ौदा। हम क्या बोलते हैं, बड़ौदा। गायकवाड़ थे यहाँ के, क्या थे? भारत में हरित क्रांति का आरंभ 1966, ग्रीन रिवोल्यूशन। अरे भाई जो आज ये देश खा पा रहा है ना, ग्रीन रिवोल्यूशन की वजह से खा पा रहा है। हालांकि क्या खा रहा है वो सब जानते हैं, और उससे क्या दुष्प्रभाव पड़ रहे हैं वो भी सब जानते हैं। और ग्राउंड वाटर तक आपका क्या है, जो केमिकल्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, वो पहुंच चुके हैं, ये भी सब जानते हैं। लेकिन मैंने कहा इतने सारे लोगों को खिलाने में जो योगदान रहा वो किसका रहा, हरित क्रांति का रहा। कब शुरू हुई? 1966 में। ये पता है ना कि पहले भी होता था हमारे यहाँ अनाज, लेकिन क्या था कि जो बाली है उसमें माना 20 दाने लग रहे हैं। कितने लग रहे हैं? 20 दाने। अब क्या किया गया, बोला गया यार गेहूं जो है 20 दानों से तो देश का पेट नहीं भरेगा भाई, हमें 50 दाने 40 दाने वाला क्या चाहिए, गेहूं चाहिए। तो फिर मैक्सिको से मंगाए गए, क्या मैक्सिकन सीड्स मंगाए गए, हाई यील्ड बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, हाई यील्ड सीड्स मंगाए गए। यानी मैं ये एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 20 और 40 याद करना आपने, ये मैं एग्जांपल समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि जैसे माना हमारे जो दाने थे गोबर की खाद और पत्तों में जो गेहूं होता था, जो हमारा पारंपरिक बीज था, उसमें 20 दाने निकल रहे हैं। तो हमने कहा नहीं यार इतने से काम नहीं चलेगा, हमें 50 चाहिए, 40 चाहिए, 60 दाने चाहिए। तो उस प्रकार का बीज कहाँ से लाया गया? मैक्सिको से मंगाया गया, हाई यील्ड सीड्स। ठीक है, और आज फिर वो समस्या उत्पन्न हो गई कि हमें सीड बैंक खोलने पड़ रहे हैं, हमें बीज बचाओ आंदोलन चलाना पड़ रहा है। उत्तराखंड के बहुत सी फसलें ऐसी थी जिनका बीज ही खत्म हो गया है, आज ढूंढ रही है, जो एनजीओज हैं वो घर घर जाके पूछ रहे हैं कि भाई आपके यहाँ वो मुंगरी, वो सूखी हुई जो होती है ना, वो है क्या, वो पुरानी वाली? वो कह रहे हैं नहीं भाई अब तो सब क्या है, जेनेटिकली मॉडिफाइड मुंगरी है। मुंगरी समझते हो? हाँ जी, मक्की भुट्टा कुछ भी बोल सकते हैं आप, उत्तराखंड में मुंगरी बोलते हैं उसको, है ना। उस पर एक चमोला जी ने कविता भी लिखी हुई है, गाते भी हैं उसको, मुंगरियोट पलायन पर लिखिए, कभी सुनना उसको। निबंध में जब आप लिख रहे होंगे पलायन पर तो चमोला जी की
मुंगरी ऑट से कुछ शब्द उठाकर लिख लेना, नंबर डबल मिल जाएगा। क्या मिलेगा? कौन चमोला जी? कौन चमोला जी? जगदम्बा चमोला जी उत्तराखंड के लोक कवि हैं। क्या हैं? लोक कवि हैं, उनको सुनना। ठीक है, चलिए भाई, चकबंदी समझ में आ गया। 1920 में कहां पर? बड़ौदा में। भारत में हरित क्रांति का आरंभ 1966 भाई। कब? कौन? नॉर्मन ई बोरलॉग। नॉर्मन ई, आज भी सुनते होंगे कि उनको नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार मिल गया, आज उनके नाम से पुरस्कार मिलते हैं। लेकिन जो कृषि वैज्ञानिक थे, वो जो श्रेय जाता है हरित क्रांति का, वो है नॉर्मन ई बोरलॉग। और लेकिन भारत में जो है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को जाता है। किसको जाता है? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को। भारत में हरित क्रांति का आधार गेहूं को माना जाता है। गेहूं बढ़िया हुआ भाई हरित क्रांति के बाद। बाकी चीजों पर वो फर्क पड़ा हो ना पड़ा हो, लेकिन गेहूं पर फर्क पड़ा। और कुछ क्षेत्र पर पड़ा, कुछ क्षेत्र पर नहीं पड़ा। मैंने कहा कुछ क्षेत्र जो था, जैसे उत्तर प्रदेश में अच्छा पड़ा, पंजाब में पड़ा मेरे ख्याल से। और जब उत्तराखंड की तरफ हरित क्रांति चली तो थोड़ा चढ़ने के बाद हाँपने लगी, और थोड़ा आगे जाके वो साकणी धार में जाके दम तोड़ दिया उसने। यहाँ सफल नहीं हुई हरित क्रांति। कहाँ पर? ना यहाँ श्वेत क्रांति सफल हुई, ना यहाँ हरित क्रांति सफल हुई। योजनाएं आई और क्या हो गई? थोड़ा चढ़ने के बाद हाँपने लगी और दम तोड़ दिया उन्होंने। ठीक है, तो बढ़िया। उसका फायदा ये हुआ कि लोग अपना ही पारंपरिक खेती करते रहे और उसी से खाते रहे। बाद में जब वो परेशान हो गए तो उन्होंने छोड़ दी खेती करनी। जब सरकार ने उन्हें क्या किया, कुछ सुविधाएं दी, सड़क दी, तो लोगों ने खेती करना छोड़ दिया। इस पर विचार करने की आवश्यकता है, मंथन करने की आवश्यकता है कि खेती क्यों छोड़ी गई। भारत में सहकारी आंदोलन की स्थापना 1904 में हुई भाई। सहकारी आंदोलन, जहां पर भी सहकारिता शब्द आएगा उसको भी आपने पढ़ना है। संविधान के भाग 9ख में आप जब जाओगे तो कोऑपरेटिव पढ़ते हो आप वहां पर। 243ZH से लेकर 243ZT नई चीज, नए आर्टिकल डाले गए हैं, उनको पूरा डिटेल पढ़ना है आपने। और सहकारिता पर जहां पर भी सेल्फ हेल्प ग्रुप, जहां पर भी इस तरह की चीजें जो आएंगी आपको, उस पर पूरा डिटेल पढ़ना है आपने, क्योंकि वो लिखने के लिए आना आगे मेंस में आपको। अभी हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो कि क्या सहकारिता क्या पढ़ना, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भारत में सहकारी आंदोलन की स्थापना 1904 में एक अंग्रेज अधिकारी फ्रेडरिक निकलसन, प्री में तो ऐसे ही पूछता है कि सहकारिता का क्या बोलते हैं, पिता कौन है, तो बोलते हैं फ्रेडरिक निकलसन। ठीक है, द्वारा मद्रास में प्रथम सहकारी ऋण समिति की स्थापना किए जाने के साथ हुआ। यानी सहकारिता कौन लेके आया? फ्रेडरिक निकलसन लेके आया। कहां पर लेके आया? मद्रास में। क्या किया उसने ऐसा? तो उसने प्रथम सहकारी ऋण समिति की स्थापना की। ठीक है, भारत में सहकारिता को प्रारंभ करने और उसकी सफलताओं को जांच पड़ताल करने के लिए 1901 में एडवर्ड लॉ की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई, जिसकी सिफारिशों के आधार पर सहकारी साख अधिनियम 1904 पारित किया गया। क्वेश्चन बना हुआ एक बार कि सहकारी साख अधिनियम 1904 किस समिति की अनुशंसा पर बना? आंसर एडवर्ड लॉ। किस पर? एडवर्ड लॉ की अध्यक्षता में जो समिति बनी थी 1901 में, उसकी अनुशंसा के आधार पर 1904 में सहकारी साख अधिनियम पारित। इतना समझ में आ गया? तो ये भूमि सुधार से संबंधित कुछ चीजें हैं, बाकी बहुत डिटेल पढ़ना पड़ता है। ठीक है, इतने से काम नहीं चलेगा, लेकिन मैं हल्का फुल्का आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूं। अगला थोड़ा शिक्षा की। आजादी के बाद 1947 के बाद शिक्षा के क्षेत्र में क्या हुआ? तो सबसे पहले तो भाई जैसे देश आजाद हुआ, भारत में शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार हुए। 1949 में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लाने के लिए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, टीचर्स डे मनाते हो आप 5 सितंबर, इन्हीं के जन्मदिन पर मनाते हो। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन पहले उपराष्ट्रपति भी हैं ये। ठीक है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और मेरे ख्याल से भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति भी यही है। 3 लोगों को मिला था भारत रत्न। 1954 में 3 लोगों को भारत रत्न मिला, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी और चंद्रशेखर वेंकटरमन। चेक कीजिए। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में एक भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा कमीशन यानी राधाकृष्णन आयोग नियुक्त किया गया। वही है, राधाकृष्णन आयोग नियुक्त किया गया। अरे भाई 3 लोग कौन हैं? एस राधाकृष्णन, सीवी रमन और सी राजगोपालाचारी हैं, जिन्हें भारत रत्न मिला था 1954 में सबसे पहले। ठीक है,
इसी आयोग की सिफारिश पर, किसकी, राधा कृष्णन आयोग की सिफारिश पर 1953 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी। अब आपसे जब क्वेश्चन पूछेगा भाई यूजीसी कब, आपने बोलना 1953। बोलेगा किसकी अनुशंसा पर, आपने बोलना राधा कृष्णन कमीशन की अनुशंसा पर। किसकी अनुशंसा पर, राधा कृष्णन कमीशन की अनुशंसा पर। फिर पूछेगा आपसे वो कि अधिनियम कब बना, तो एक्ट लाया गया यूजीसी के लिए, तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956, 1953 में बना, स्थापना हुई यूजीसी की। लेकिन मैंने कहा उसको संसद के द्वारा जो एक्ट लाया गया वो लाया गया 1956 में, जबकि गठित कब हो गया था, 53 में हो गया था। ये दोनों क्वेश्चन आए हैं, दोनों बार अलग अलग तरह से आए हैं, और दोनों बार हम फंसे हैं इसमें। उत्तर प्रदेश पीसीएस में आए हैं, कहां पर, यूपी पीसीएस में कभी। 1952 में माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लाने के लिए मुदलियार आयोग की स्थापना की गई। अब क्या है, जितने भी आयोग आएंगे ना उनका क्रम याद रखना आपने। क्या करना है, क्रम। जैसे मुदलियार कमीशन, कोठारी कमीशन, क्या, एनसीईआरटी की स्थापना, है ना। ऐसे ही आपने क्या करना है, इन आयोगों को क्या करना है, नई शिक्षा नीति, है ना, इनका क्रम याद रखना आपने। तो 1952 में माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लाने के लिए मुदलियार आयोग की स्थापना की गई। 1964 में जीएस कोठारी की अध्यक्षता में कोठारी शिक्षा आयोग गठित किया गया। इसी आयोग की सिफारिश पर 1968 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय, तो देखो अगर मैं क्वेश्चन पूछता, मैं ऐसे बोलता विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना, दूसरा में देता क्या, मुदलियार कमीशन, तीसरा में देता कोठारी आयोग, कोठारी शिक्षा आयोग, चौथा में देता राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। तो 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति, और एक अब आई है नई शिक्षा नीति जो आपकी नई बनी है, जिसके माध्यम से आपके लिए काफी आसान हो गया है। कोई भी सब्जेक्ट आप क्या कर सकते हो, छोड़ सकते हो, ले सकते हो, पढ़ सकते हो, है ना, भाग्यशाली हो आप। तो 1968 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार की गई, जो धनाभाव और इच्छा शक्ति के अभाव के कारण जाकर मई 1986 में लागू की गई। सोचो 68 में आ गई थी, लागू कब हुई, राजीव गांधी के समय में हुई, 1986 में। स्कूली शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने के लिए 1961 में राष्ट्रीय शैक्षणिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान एनसीईआरटी की स्थापना की गई। यूपीएससी वालों ने पूछा है कभी, एनसीईआरटी बहुत पढ़ते हो ना, कि जरा बता दो कि एनसीईआरटी की स्थापना हुई कब थी, तो 1961। इवन यूपीएससी ने यह भी पूछा एक बार कि योजना कुरुक्षेत्र किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है, योजना किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है, कुरुक्षेत्र किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है, ऐसे प्रश्न पूछे हैं, बहुत पहले पूछे हैं। ठीक है, उन्होंने देखा खाली किताब अंदर पढ़ते हो या बाहर से भी पढ़ते हो, कि प्रकाशन कौन सा मंत्रालय करता है, कौन सा विभाग करता है। और एक किताब और आती है जिसमें सरकारी डेटा होता है, जैसे भारत 2024, किस नाम से आती है, भारत 2024, मोटी किताब होगी, डेटा होगा उसमें, सारा सरकार का डेटा होता है, वहां से क्वेश्चन बनते थे पहले। स्वतंत्रता के पश्चात भारत ने भाषा संबंधी विवाद को सुलझाने के लिए भाई 1955 में बीजी खेर, इसकी बीजी खेर की अध्यक्षता में एक राजभाषा आयोग का गठन किया। बाल गंगाधर खेर, बाल गंगाधर, अनुपम खेर को जानते हो, तो बस याद रखना उन्हीं से, बाल गंगाधर खेर। ठीक है, राजभाषा आयोग कब, 1955। राजभाषा आयोग ने सरकार को अपना प्रतिवेदन 1956 में सरकार को दिया, जो संसद के समक्ष 1957 में रखा गया। इस आयोग ने सिफारिश की कि संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की अवधि तक शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा। तत्पश्चात हिंदी को राजभाषा का दर्जा देकर शासकीय प्रयोजन में उसका प्रयोग किया जाएगा। लेकिन हुआ क्या, 15 साल बीत गए, 15 साल बीतने के बाद फिर इन्होंने आगे बढ़ा दिया, फिर आगे बढ़ाया, फिर आगे बढ़ाया, और अब तो बोल दिया कि अनंत समय तक अंग्रेजी का प्रयोग होता रहेगा। ग्लोबल लैंग्वेज है कौन, इंग्लिश, मतलब इंग्लिश ग्लोबल लैंग्वेज है, और हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा भी नहीं बन पाई, राजभाषा है हिंदी। आर्टिकल 343 में लिखा हुआ है कि हिंदी हमारी राजकाज की भाषा है, राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है। ठीक है, दक्षिण भारतीय जो राज्य हैं वो नहीं माने उस पर राष्ट्रभाषा बनाने के लिए।
तो ये बोला गया कि जब तक वो नहीं मानेंगे तब तक नहीं बना सकते। जिस दिन सहमति हो जाएगी, सारे प्रांत एक हो जाएंगे, उस दिन राष्ट्रभाषा भी बन जाएगी। इसी आयोग की सिफारिश पर 1963 में राजभाषा अधिनियम 1963 बनाया गया। किस आयोग की? बाल गंगाधर खेर। फिर है भाई सामाजिक और लोक हितकारी कार्य। क्या क्या हुए आजादी के बाद? तो कृषकों तथा मजदूरों की सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा अनेक कानून बनाए गए। 1948 में न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 में न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1951 में प्लांटेशन एक्ट, 1951 में प्लांटेशन एक्ट, 1951 में ही खान कानून। खान मतलब माइंस, खान मतलब वो वाले खान नहीं, वहां चले गए थे नहीं, खान मतलब माइंस, खान कानून। भारतीय स्त्रियों की सुरक्षा एवं प्रगति के लिए सरकार ने अनेक सराहनीय कार्य किए। 2 अक्टूबर 1952 में पंडित नेहरू की पहल पर सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, है ना। हालांकि असफल रहा है। 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। सामुदायिक विकास योजना के पीछे नेहरू का विचार था कि ग्रामीण जनता सामूहिक प्रयासों तथा पारस्परिक सहयोग से अपनी समस्याओं का समाधान खोज सकती है या खोज सके। अक्टूबर 1953 में राष्ट्रीय विकास योजना का आरंभ किया गया, जो असफल सिद्ध हुई। क्या हुई? असफल सिद्ध हुई। सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1953 ईस्वी को राष्ट्रीय विकास योजना के असफल होने के बाद पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत बनाने की सिफारिश करने के लिए 1957 में आपको पता है बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में ग्रामोद्धार समिति नामक अध्ययन दल का गठन किया गया। ग्रामोद्धार समिति, कौन सी समिति? ग्रामोद्धार समिति। शुरू में दिक्कत होगी, पहली बार सुन रहे हो कई चीजें। ग्रामोद्धार समिति पकड़ ही नहीं पाओगे उसको, बार बार पढ़ना पड़ता है, बार बार सुनना पड़ता है, फिर एक दिन पेपर के अंदर मिलता है यार ग्रामोद्धार समिति से संबंधित क्वेश्चन आ रखा है। तो आंसर 1957 में बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में ग्रामोद्धार समिति नामक अध्ययन दल का गठन किया गया। बलवंत राय मेहता रिपोर्ट में कहा गया कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण बोलते हैं जब शक्ति क्या करती है? डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। सारी शक्ति यार संसद अपने पास रखेगी तो फिर तो हो गया। डिस्ट्रीब्यूशन जरूरी है ना। संसद मेन रखेगी, राज्यों की शक्ति राज्यों के पास होगी, शहरों की शक्ति शहरों के पास होगी, गांव का शासन गांव के लोग चलाएंगे। दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन, है ना। तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण एवं सामुदायिक विकास कार्यक्रमों को सफल बनाने हेतु पंचायती राज संस्थाओं ने तुरंत शुरुआत की जानी चाहिए। किसने कहा? मेहता ने कहा। बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था की प्रस्तुति की। मेहता समिति की सिफारिश पर 1 अप्रैल 1958 को लागू किया गया। कब किया गया? 1 अप्रैल 1958 को लागू किया गया। मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था, ग्राम या नगर पंचायत, प्रखंड पंचायत या ब्लॉक पंचायत, है ना। और तीसरा बोला जिला पंचायत, मतलब ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, नगर स्तर पर नगर पंचायत। दूसरा बोला कि प्रखंड बोलते हैं ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक पंचायत और जिला स्तर पर जिला पंचायत। 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज का राजस्थान के नागौर जिले में, बगदरी गांव याद करना पड़ेगा भाई, नागौर याद करना पड़ेगा, 2 अक्टूबर 1959 याद करने पड़ेगा, 1959 याद करना पड़ेगा, है ना। उद्घाटन किसने किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। जवाहरलाल नेहरू 1964 तक जीवित रहे, आजादी के बाद। कब तक रहे? 62 की लड़ाई देखी उन्होंने, 64 में जाके क्या हुआ, उनकी डेथ हुई। द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रॉमिस्ड टू कीप माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। पहले भी बताया था शायद मैंने। किसकी पंक्तियां हैं? मतलब नेहरू ने लास्ट ये पंक्तियां लिखी हुई, पर नेहरू की पंक्तियां नहीं है ये किसी और कवि की पंक्ति है, इंग्लिश पोइट की पंक्तियां है। देखिए किसकी है। द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रॉमिस्ड टू कीप माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। नेहरू जी ने मरने से पहले लिखा था। E.M. फ्रॉस्ट उनकी है। आपको भी लिखनी चाहिए, जहां पे आप सोते हो, नींद जैसे आए तो लिखो, वहां पर पढ़ो, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। अब ऐसे मत बोलना मर थोड़े रहे हम। नेहरू जी भी कौन सा उनको पता था लिखते हुए कि वो डेथ हो रही है, अटैक पड़ गया, डेथ हो गई। बट वो ये चाह रहे थे कि मैं अभी और काम करूं, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। क्या करूं, अभी मुझे और आगे जाना है, लेकिन तब तक अटैक पड़ गया, है ना। चलो भाई, बगदरी गांव याद रहेगा, नागौर याद रहेगा,
ठीक है। 1982 में मुख्य न्यायाधीश माननीय पीएन भगवती के द्वारा लोक अदालत की स्थापना सर्वप्रथम गुजरात प्रांत में की गई। मैंने बताया था पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, लोक हितवाद के प्रणेता कौन है? पीएन भगवती हैं, जस्टिस पीएन भगवती न्यायाधीश, है ना। 1982 गुजरात प्रांत में सर्वप्रथम लोक अदालत की स्थापना की। 2002 में लोक अदालतों को स्थायी बना दिया गया। जरूरी है भाई लोक अदालत, कितनी बार जाओगे हाई कोर्ट, कहाँ कहाँ जाओगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, लोक अदालतें जरूरी हैं। छोटे मोटे जो विवाद होते हैं वो वहीं पर क्या कर दिए जाते हैं, सुलझा दिए जाते हैं, है ना। 1984 में पारिवारिक न्यायालय की स्थापना राजस्थान के जयपुर में की गई। पारिवारिक न्यायालय की स्थापना राजस्थान के, परिवार में भी विवाद होते हैं, पति पत्नी के विवाद होते हैं, कहाँ जाएंगे भाई, तो परिवार न्यायालय होते हैं उसके लिए। सबसे पहले कहाँ बना? जयपुर में बना, राजस्थान में, है ना। ये वही राजस्थान था जहां पे पति अगर क्या लड़ाई से भागकर आता था तो पत्नी दरवाजे नहीं खोलती थी, बोलती थी जाओ या तो वीर गति को प्राप्त हो जाओ या दुश्मन को मार के आओ, हम दरवाजा नहीं खुलेंगे। तो परिवार न्यायालय बनने लगे वहां। 11 जुलाई 2020 को छत्तीसगढ़ के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश पीआर रामचंद्र मेनन ने छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में भारत की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत शुरुआत की। ई लोक अदालत, ई जहां पर भी शब्द आता है बड़ी, है ना, इलेक्ट्रॉनिक, है ना। 1951 में खान कानून ने स्त्रियों से खानों में काम लेना वर्जित कर दिया। महिलाएं खानों में काम नहीं करेंगी। और एक आपने आर्टिकल पढ़ा होगा, आर्टिकल 24, नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 शुड बी एम्प्लॉय इन एनी फैक्ट्री इन एनी माइन एनी हजार्डस एम्प्लॉयमेंट। वो तो मूल अधिकार है, 14 साल से नीचे के बच्चे को नियोजित नहीं कर सकते आप खान में। पर मैंने कहा खान कानून जो आया आपका 1951 में, उसमें महिलाओं को भी क्या कर दिया गया, मना कर दिया गया कि ये खानों में काम नहीं करेंगी, ठीक है। स्त्रियों के लिए गृह सेवा कानून ने कार्य के लिए 8 घंटे निश्चित किए तथा स्त्रियों के लिए एक जगह तथा 1 वर्ष में 1 माह सवेतन छुट्टी की व्यवस्था की। 1 वर्ष में 1 माह सवेतन छुट्टी की व्यवस्था की गई। स्त्रियों को बच्चा पैदा होने की स्थिति में उन्हें वेतन सहित 3 माह छुट्टी लेने का भी अधिकार प्रदान किया गया। कॉन्स्टिट्यूशन में जब आप डीपीएसपी पढ़ रहे थे, डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पढ़ रहे थे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व पढ़ रहे थे, तो आप आर्टिकल 42 में ये पढ़ रहे थे, मैटरनिटी रिलीफ के बारे में पढ़ रहे थे। मैटरनिटी, मातृत्व अवकाश जिसको बोलते हैं, तो 3 महीने छुट्टी लेने का भी अधिकार प्रदान किया गया। अब वर्तमान में 6 महीने है, वर्तमान में 6 महीने बच्चे की देखभाल के लिए भी समय समय पर छुट्टी ले सकती है महिलाएं, है ना। पुरुष को भी दिया है मातृत्व अवकाश। कितना भाई, जब शिशु पैदा होगा परिवार में तो पुरुष के भी तो कुछ कार्य होंगे, 15 दिन के पितृ अवकाश है कि मातृ अवकाश? अच्छा, पितृ अवकाश। आईएएस बनने से कठिन होता है भाई पिता बनना, माता बनना, ये ध्यान रखना। 1955 में हिंदू विवाह कानून बनाया गया जिसके द्वारा बहुविवाह को गैर कानूनी ठहराया गया और एक पुरुष को एक ही पत्नी रखने का अधिकार दिया गया। एक पुरुष को एक ही पत्नी रखने का अधिकार दिया गया। 1955 हिंदू विवाह कानून। और पहली पत्नी के जीवित रहते हुए अगर कोई हिंदू पुरुष दूसरा विवाह कर दे तो समझ लीजिए 7 साल के लिए जा रहा है अंदर। कहाँ? 7 साल जेल में बीतने वाले हैं। और हो सकता है जज साहब और ज्यादा क्या कर दें देश काल परिस्थिति के हिसाब से, ठीक है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड आ गया भाई। अब एक समान सिविल संहिता आ रही है। एक समान सिविल संहिता में अब सभी लोगों के लिए क्या होगा, एक पत्नी प्रथा, है ना, बहुपत्नी प्रथा को क्या कर रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं। पहले आवश्यकता थी, बताया जाता कि पहले आवश्यकता थी। क्या थी? एक तो जो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट था वो बहुत ज्यादा था, स्वास्थ्य सुविधाएं थी नहीं, बच्चे ज्यादा होते थे, नंबर 1। खेती बाड़ी का काम होता था, एक पत्नी यानी, और पुरुष जो था, उत्तराखंड की बात कर रहा हूं मैं, मनी ऑर्डर इकोनॉमी थी,
क्या थी, पुरुष को जाना पड़ता था नीचे। पहाड़ का पानी, पहाड़ की जवानी, पहाड़ का कभी काम आई नहीं। जैसे ही लड़का जवान हुआ वैसे ही कहा नीचे, है ना, क्या करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, और फिर मनी ऑर्डर से भेजता था। अब एक पत्नी क्या क्या संभालेगी, सास ससुर को संभालेगी, बच्चों को संभालेगी, या खेती बाड़ी देखेगी, या गाय बैल देखेगी, सब होते थे। तो इस कारण उस समय, मैं मतलब सही नहीं ठहरा रहा हूं, पर आवश्यकता के हिसाब से उस समय बहुविवाह किए गए। क्या किए गए, बहुविवाह किए गए। बहुविवाह मतलब जैसे एक पत्नी घर ही संभाल रही है, एक पत्नी क्या है, खेती बाड़ी संभाल रही है। भाई सुनते होंगे आप कभी, सुनना कि कितनी दादियां थी की, तो पता लगा 2 दादियां तो कम से कम थी। उत्तराखंड में सुनते हो ना। हाँ जी, अरे परदादियां रही होंगी 2, दादी एक रही होंगी तो हो सकता है। हाँ बिल्कुल होता है। इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट मतलब बच्चे पता ही नहीं चलता क्यों मर गए। कई बार पानी की कमी से मर जाते थे, कई बार हैजा होता था, अलग अलग बीमारियां होती थी। नमक, आयोडीन युक्त नमक नहीं खाते थे लोग, गलगंड बीमारी होती थी, गॉइटर होता था, क्योंकि नमक जो जाता था वो सड़कें तो थी नहीं, बकरों पर जाता था नमक, और गारे वाला नमक, उसी को सिलबट्टे में पीस के बनता था खाना। अब उसमें आयोडीन होता नहीं था, तो एक बीमारी होती थी गॉइटर, गला फूल जाता था उसमें। ठीक है, ठीक है भाई। 1955 में हिंदू विवाह कानून बनाया गया, जिसके द्वारा बहुविवाह को गैर कानूनी ठहराया गया और एक पुरुष को एक ही पत्नी रखने का अधिकार दिया गया। बालिकाएं भी ध्यान रखें कि बालिकाओं के लिए भी कुछ नियम है इस पर। पहले पति के जीवित रहते हुए ये नहीं कि क्या दूसरा विवाह नहीं कर सकते। 1956 में हिंदू अल्पवयस्क और संरक्षण कानून तथा बच्चा गोद लेने और भरण पोषण का अधिकार कानून बनाए गए। 1956 में सरकार ने छुआछूत विरोधी कानून पास कर दिया, जिसके तहत छुआछूत का रिवाज दंडनीय और संज्ञेय अपराध बना दिया गया। इसको बोलते हैं अस्पृश्यता अपराध अधिनियम। बाद में इसका नाम चेंज हुआ, इसका नाम हुआ सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। और ये इसलिए आया कानून क्योंकि आर्टिकल 17 में कॉन्स्टिट्यूशन के मूल अधिकार में एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी लिखा हुआ था कि छुआछूत जो है अनटचेबिलिटी को दंडनीय अपराध घोषित किया गया था। संसद ने आर्टिकल 35 का प्रयोग किया, 35 का प्रयोग करके क्या कर दिया, कानून बना दिया। कौन सा, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम। स्त्रियों की सुरक्षा के लिए सरकार ने 1958 में फैक्ट्री कानून बनाया, जिसमें स्त्रियों के कार्य के घंटे निश्चित कर दिए गए। 1961 ईस्वी में एक कानून के द्वारा दहेज प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। अब तो नहीं सुनाई देता है, लेकिन जब हम लोग छोटे थे तब सुनते थे कि जला दिया, जिंदा जला दिया दहेज के लिए। इस क्षेत्र में तो नहीं हो सकता, कहीं और होता होगा भारत में, देश में, लेकिन पहले बहुत सारी घटनाएं हम सुनते थे कि एक बालिका का विवाह हुआ, वो दहेज लेके नहीं गई, है ना, तो क्या हो गया, जिंदा जला दिया या उसको मार दिया या ये कर दिया। ठीक है, बाद में बहुत प्रचार किया गया, लिखा गया दुल्हन ही दहेज है, और दहेज आज भी समाप्त नहीं हुआ है। दहेज प्रथाएं थी भाई। गांव में एक नव दंपत्ति को काम मतलब अपना नया जीवन शुरू करने के लिए गांव का प्रत्येक व्यक्ति कुछ ना कुछ देता था अपनी तरफ से। ठीक है, वेदों में उसको वहतु कहा गया है। क्या कहा गया है, जो अपने वहां से लाती थी मायके से बालिका। किसी ने प्लेट दे दी, किसी ने अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से, किसी ने कुकर दे दिया, किसी ने कटोरी दे दी, किसी का पैसा नहीं है, किसी ने पलंग दे दिया, पलंग, फोल्डिंग पलंग जो होते थे उस समय। ऐसे करके कोई गुप्तदान देता था। गुप्तदान मतलब अपना नाम नहीं बताना, चुपचाप हाथ में दूल्हे दुल्हन के 10-10 रुपए, 5-5 रुपए रख दिए। तो उनको नया जीवन शुरू करना होता है, इसलिए उनको ऐसा दिया जाता है। सामूहिक रूप से सब लोग देंगे तो भार नहीं पड़ेगा किस पर, एक व्यक्ति पर। अब सारा भार अगर पिताजी पे पड़ेगा कि प्री वेडिंग का खर्चा भी कौन, पिताजी, शादी का खर्चा भी कौन, पिताजी, और फिर आजकल तो मांगे बहुत ज्यादा हो गई, लहंगा भी लाख रुपए से कम का नहीं चाहिए भाई, वो भी कौन, पिताजी, है ना। तो भाई थोड़ा सा ध्यान रखें, पहले खुद अपने पैरों पे खड़े होएं और फिर उसके बाद सोने का लहंगा बनाओ। और प्री वेडिंग में चाहे आप स्विट्जरलैंड जाओ, कहीं भी जाओ, एक ही व्यक्ति पर क्या मत करो, बोझ मत बनो। अपने शौक पूरे करने के लिए एक आदमी की क्या, बोलो बोलो, बलि मत चढ़ाओ। चलो, आपने ऐसा बोला। और चाहे लड़के हों, मैं लड़कों को भी बोल रहा हूं, ये नहीं कि नहीं जी बुलेट ही चाहिए। बेटा बुलेट हम नहीं ले पाए आज तक, सुना था कभी, माइलेज कम होता है।
है ना। अपने कमाओ, अपने पैसों से लाओ। पिताजी के पैसों से बुलेट, पिताजी के पैसों से क्या, वो नहीं करना है। अपने पैसों से जब कमाओगे तब ले आना। होता क्या आप लोगों को पता नहीं चलता, लेकिन माता पिता क्या होता है कि अंदर ही अंदर क्या हो रहे होते हैं, दिक्कत हो रही होती है भाई उनको। आपकी जरूरत तो अब जब वही है कि आपकी जिद पूरी करने के लिए क्या करते हैं, बहुत सारे रिस्क ले लेते हैं, फिर उनका स्वास्थ्य खराब होता है ऐसे में। और मोदी जी बोल के चले गए हैं कि वेडिंग डेस्टिनेशन बनाओ उत्तराखंड को, शादी करो वहां जहां शिव पार्वती का विवाह हुआ था। कहाँ, त्रिजुगी नारायण में जाइए, 3 युगों से अग्नि प्रज्वलित है वहां पर। सस्ते में शादी करो, जहां शिव पार्वती का विवाह हुआ, उससे बढ़िया जगह कौन सी होगी भाई। वहां जाओ, विवाह करो, सब मिलेगा। अपने आप ही करो जो करना है, फोटो वोटो जो है सब मिलेगा आपको वहां पर। हिमालय है वो, ग्रेटर हिमालय। चलो जी, 1961 ईस्वी में कानून के द्वारा दहेज प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। 1960 ईस्वी में एक कानून के द्वारा अनाथ एवं अपाहिज बच्चों, अपाहिज नहीं बोलना चाहिए, दिव्यांग बोलना चाहिए वैसे, बच्चों की सुरक्षा की व्यवस्था की गई। बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए भारत द्वारा विश्व में सर्वप्रथम 1952 ईस्वी में परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। क्या किया गया, रेड ट्राइंगल। यूपीएससी ने किसी जमाने में क्वेश्चन पूछा था, परिवार नियोजन का चिन्ह क्या है, रेड ट्राइंगल, त्रिभुज होता था एक लाल रंग का, है ना। हम दो हमारे दो, जगह जगह पोस्टर लगाए गए, हम दो हमारे दो। एक गलती कर दी, लेकिन हम दो हमारे दो में पति पत्नी ठीक है, एक लड़का एक लड़की, ऐसा क्यों, 2 लड़कियां क्यों नहीं। 2 लड़कियां भी तो दिखा सकते थे, हम दो हमारे दो। 2 लड़के दिखा देते, 2 लड़कियां दिखा देते, 2 लड़कियां नहीं दिखाई गई। तो फिर क्या हुआ, परिवार नियोजन जैसे कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए 1952 में क्या किया गया भाई, कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। 1956 में दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की स्थापना की गई। 1956 ईस्वी में दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की स्थापना की गई। 1956 से काम कर रहा है। इतना बर्डन है इस पर कि यहाँ के डॉक्टर जो हैं वो सामान्य नहीं है भाई। एक ही व्यक्ति पर इतना भार है कि पूछो मत। वो तो क्या हुआ कि तब जाके जो जगह जगह एम्स खुले, ऋषिकेश में एम्स खुला, अटल जी की देन है, अटल बिहारी वाजपेयी जी की, है ना। पटना में खुला, जगह जगह एम्स खुले, तब जाके थोड़ा बर्डन कम हुआ। लेकिन आज भी इतना बर्डन है कि सुबह 5000 लोग लाइन पर खड़े रहते हैं, रात भर वहीं बिस्तर लेके क्या बैठे हुए हैं कि नंबर आए। ये दिक्कत है, ऐसे में गड़बड़ है भाई। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और बता देता हूं। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के विकास के लिए आर्थिक योजना प्रणाली को आवश्यक मानते थे। नियोगी समिति की सिफारिश के पश्चात 15 मार्च 1950 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में योजना आयोग गठित किया गया। पढ़ चुके हैं पहले हम, नियोगी समिति, केसी नियोगी। ठीक है, योजना आयोग के प्रमुख उद्देश्य थे वास्तविक संसाधनों को ध्यान में रखते हुए सभी सुसंगत आर्थिक पहलुओं का निष्पक्ष विश्लेषण करते हुए देश के लिए व्यापक योजना बनाना, राज्यों एवं केंद्र के मध्य शक्तियों के विभाजन को देखते हुए योजना तैयार करने में राज्यों की अनिवार्य भागीदारी के लिए 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया। ये कई बार क्वेश्चन बना कि एनडीसी का गठन कब किया गया था, 1952 में। ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री पदेन सदस्य होते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा था कि भारत की समस्त समस्याओं का एकमात्र समाधान समाजवाद का मार्ग है। समाजवाद का मार्ग, जितनी भी समस्याएं हैं उसका एकमात्र समाधान क्या है, समाजवाद। किसने कहा, नेहरू ने कहा। मैं समाजवादी हूं नेहरू, मैं समाजवादी हूं पुस्तक विवेकानंद। ठीक है, पंडित नेहरू की समाजवादी अवधारणा नियोजित विकास के अंतर्गत मिश्रित अर्थव्यवस्था को प्रश्रय देती है। हमारे देश में कैसी अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मिक्स्ड इकोनॉमी है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि पब्लिक सेक्टर के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर भी क्या कर रहा होता है, काम कर रहे होते हैं। एक तरफ जहां ओएनजीसी काम कर रही होती है वहीं पर रिलायंस भी काम कर रही होती है। तेल खोजती है, ओएनजीसी ने खोजा, ओएनजीसी को नहीं मिला, रिलायंस गई, उसको मिल गया, दोनों काम कर रही है। ठीक है, पंडित नेहरू की समाजवादी अवधारणा ये बता दिया मैंने, मिश्रित अर्थव्यवस्था। 1948 में कुटीर उद्योग बोर्ड की स्थापना की गई। कुछ समय बाद इसके स्थान पर 2 संस्थाएं स्थापित की गई, अखिल भारतीय कुटीर उद्योग बोर्ड 1950 और दूसरा अखिल भारतीय एवं ग्राम उद्योग बोर्ड 1950। 1952 ईस्वी में अखिल भारतीय दस्तकारी बोर्ड की स्थापना की गई। दस्तकारी, दस्तकार, हाथों से काम करने वाले लोग,
हाथों से दस्त कातिल, कातिल के भी हाथी होते हैं पर वो वाले नहीं, दस्तकार। दस्तकार कौन से? लकड़ी का काम करने वाले या लोहे का काम करने वाले। उत्तराखंड में बड़ी एक दिक्कत है कि जो पुराने जो थे ना लकड़ी पर नक्काशी करने वाले, वो गायब हो गए। घराट वो बनाते थे, क्या बोलते हैं उसको, हाथ से वाली चक्की बनती थी, वो गायब हो गए। पटाल बनाने वाले, पठाल बनाने वाले जो लोग थे वो गायब हो गए। रिंगाल से जो बनाते थे, क्या टोकरियां बनाते थे, वो गायब हो गए। क्यों गायब हुए? क्योंकि आपने देखा ही नहीं उनकी तरफ, है ना। तो भाई कहीं मेले में जाते हो और अगर कहीं दिख जाए टोकरी तो खरीद लेना, है ना। अपना थोड़ा सा जो चटर पटर खाते हो उसको कम करके एक टोकरी खरीद लेना और उनको प्रश्रय देना। किनको? और ऐसा मतलब दया मत करना, काम आएगी वो टोकरी रिंगाल की, है ना। प्लास्टिक में रखोगे ना भोजन तो गड़बड़ी होना है, रिंगाल में रखोगे रोटियां अच्छी होंगी। क्या होंगी? रिंगाल की टोकरी में रखी जाती थी पहले, क्या रोटियां, अब किस में रखते हैं? हॉटपॉट में। तो जल्दी दुष्परिणाम भुगतेंगे। सरकार ने लघु उद्योग की शिक्षा के लिए लघु उद्योग सेवा इंस्टीट्यूट की स्थापना कोलकाता, मुंबई, मद्रास एवं दिल्ली में किया था। 1953 में केंद्रीय समाज हितकारी बोर्ड स्थापित किया गया। इसके बाद में पढ़ाऊंगा भाई आर्थिक विकास। आजादी के बाद क्या हुआ आर्थिक विकास में, अगले लेक्चर।